Hello, dear students. Welcome to Nidhi Science Academy. Today we will study chapter 5, okay, of class 12th, Principles of Inheritance and Variation. तो इनहेरिटेंस मतलब जैसा समझते हो हेरिडिटी में आप देखते हो कि पेरेंट्स हैं उनसे उनके बच्चों की शक्ल जो है अपने पेरेंट्स से मिलती है, हाइट हेल्थ काफ़ी कुछ रिजेंबल करती है जनरली आप देखेंगे। ओके, और ये बात आप एनिमल्स में भी, घर पे पेट्स हैं तो आप देखेंगे मोर और लेस वो पेरेंट्स से सिमिलर होते हैं। तो ऐसा कभी आपने सोचा कि एलिफेंट हमेशा बेबी एलिफेंट कोई क्यों बर्थ देता है, कोई और एनिमल को क्यों नहीं देता? या मैंगो सीड से, आम के सीड से आम ही क्यों उगते हैं? या जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, है ना, जैसे दो बच्चे हैं वो एक जैसे क्यों दिखते हैं, पेरेंट्स जैसे ही क्यों दिखते हैं? ओके, और कुछ कुछ करेक्टरिस्टिक्स उनके डिफरेंट भी होते हैं। तो कई बार आप देखते हो कोई सिबलिंग्स होते हैं जो हैं भाई बहन, उनकी शक्ल आपस में मिलती है, बहनों की शक्ल आपस में मिलती है, तो क्यों है ऐसा? ऐसे कई क्वेश्चंस हैं। तो इसके लिए एक ब्रांच है बायोलॉजी की, जेनेटिक्स, जो इसको स्टडी करती है। तो ये सब्जेक्ट डील करता है इनहेरिटेंस पे कि कैसे एक जनरेशन से क्या क्या क्वालिटीज़ हैं वो, जो फिज़िकल हैं चाहे मेंटल क्वालिटीज़ हैं, कैसे इनहेरिट होती हैं। तो कुछ करेक्टर्स होते हैं वेरिएशन के, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। ओके, माँ बाप से बच्चों में जाते हैं। इनहेरिटेंस जो प्रोसेस है उसमें करेक्टर्स जो होते हैं पेरेंट्स से प्रोजीनी में जाते हैं। ये कि बेस क्या है, हेरिडिटी का। ओके, इवन आप देखोगे कि बीमारियां हैं वो भी हेरिडिटी में ट्रांसफ़र होती हैं। जैसे डायबिटीज़ अगर पेरेंट्स को है तो 99.9% चांसेस हैं कि बच्चे को भी डायबिटीज़ आगे जाके होगा ही होगा। हार्ट प्रॉब्लम और डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा ये करेक्टर्स के साथ, फिज़िकल करेक्टर्स तो मिलते ही हैं पेरेंट्स के बच्चों साथ, बाकी चीज़ें भी एज इट इज़ ट्रांसफ़र हो जाती हैं हेल्थ वाइज भी। तो ह्यूमन जो है वो अर्ली 8,000 BC से देखा है उसने कि कुछ वेरिएशन है जो कि हिडन है, कि इसमें सेक्चुअल रिप्रोडक्शन से कुछ जो ट्रुथ है जो छुपा हुआ है, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो कैसे वेरिएंट्स जो हैं सेम है, ऑफस्प्रिंग में इतना वेरिएशन नहीं है, करेक्टर से काफ़ी कुछ सेम है पेरेंट्स के प्रोजेनी के साथ। ओके, कई वेरिएशंस हैं वो नेचुरली प्रेजेंट है पॉपुलेशन में, प्लांट्स में, है ना, कि ब्रीड में। जैसे आप कोई प्लांट भी लेकर आते हो तो पता लगता है कि नहीं ये इस ब्रीड का प्लांट है, इसकी ग्रोथ अच्छी होगी, इस ब्रीड का। ओके, तो क्यों अच्छी ब्रीड, हमें इसमें ये डिज़ायरेबल करेक्टर्स से क्या है कि इस ब्रीड में आगे जाके ये वाला जो बीज है ये इस ब्रीड का है, कि इसमें मैंगो अच्छे ही निकलेंगे और इस क्वालिटी के निकलेंगे। ओके, तो उसी हिसाब से सेलेक्ट करते हैं जब इवन प्लांट्स के ग्रोथ के टाइम, या उनको जब उगाते हैं तब। ओके, जैसे आर्टिफिशियल सिलेक्शन होता है, डोमेस्टिकेशन होता है ना, जो पुराने लोगों में एंसेस्टर्स से कुछ आपको अपने फोर फादर्स से कुछ क्वालिटियाँ जो इनहेरिटेड होती हैं। जैसे वाइल्ड काउस है, वो जो है इंडियन ब्रीड है। साहिवाल काउस जो है वो पंजाब से हैं। ओके, तो हम ये देखते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स को पता था इनहेरिटेंस, करेक्टर और वेरिएशन के बारे में। उनको इसका बेसिक वो भी पता था कि क्या फिनोमिना है, किस कैसे क्वालिटी के साथ क्रॉस कराया जाए जिससे अच्छी से अच्छी ब्रीड मिले हमें प्लांट्स की। ओके, अगर एनिमल है तो एनिमल में भी। तो कुछ तो हमारे एंसेस्टर्स को पहले से ही पता था। ओके, तो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या है? ये मिड 19th सेंचुरी में है कि अंडरस्टैंड किया हमने इनहेरिटेंस के बारे में। किसने स्टडी किया? ग्रेगर मेंडल ने। उसने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया किस पे? मटर पे, गार्डन पीस पे। 7 साल तक उसने 1856 से लेके 1863 तक स्टडी किया और प्रपोज किया लॉज जो हैं इनहेरिटेंस के, लॉज बनाए उसने लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ओके, तो इन्वेस्टिगेशन किया इनहेरिटेंस पैटर्न को, और फर्स्ट टाइम उसको कई प्रॉब्लम्स आई, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम्स जो हैं आई, तो उसने उसी लॉजिकल को, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को और मैथमेटिकल लॉजिक को अप्लाई करके प्रॉब्लम सॉल्व की
बायोलॉजी की, और ये लॉजिक कैसे अप्लाई किया उसी का एक्सप्लेनेशन आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें उसने क्या किया, एक्सपेरिमेंट्स में सैम्पल साइज़ बहुत ज़्यादा लिया, जिससे कि वो ज़्यादा क्रेडिबल डाटा होगा। अब आप 2 प्लांट पे स्टडी करो और अपनी थ्योरी दे दो, तो दैट इज़ नॉट कॉल्ड रिसर्च। अब जब लार्ज स्केल में रिसर्च करते हो और फिर रिज़ल्ट आता है, तब ये माना जाता है कि हाँ, ये रिसर्च सही है, कि इट मीन्स ये ऐसे चांसेस होते हैं। तो ग्रेटर क्रेडिबिलिटी होती है अगर सैम्पल साइज़ ज़्यादा है, तो ज़्यादा उससे डाटा कलेक्ट करने पड़ते हैं। ओके, तो उन्होंने टेस्ट प्लांट किया कई जनरेशन्स पे, और रिजल्ट्स पॉइंट आउट किए, इनहेरिटेंस के रूल बनाए गार्डन पी पे, और मैनिफेस्ट किए अपोजिट ट्रेड्स, जैसे टॉल और ड्वार्फ प्लांट, है ना, लंबा प्लांट और छोटा प्लांट, पीले बीज और हरे बीज। और उसे एक बेसिक फ्रेमवर्क था जो इनहेरिटेंस का, उसमें आजमाया और उस पर रिसर्च की, और उसमें कहीं कॉम्प्लेक्सिटी भी आई, कुछ नेचुरल ऑब्जर्वेशन भी उसे पता लगी। तो मेंडल ने कंडक्ट किए, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन किया, फिर क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट्स किए, और सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइंस बनाई, जिसमें कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन होगा। ओके, और ये शो करेगा स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस को कई जनरेशन के, कि भाई इसको इस तरह से क्रॉस किया जाए। बाद में क्या, उससे कि किसानों की नॉलेज बढ़ गई, ओवरऑल एक नॉलेज बढ़ गई कि अच्छा इस तरह से क्रॉस किया जाएगा तो इस तरह की पैदावार हमें मिलेगी। कुछ तो स्मूथ हुए करेक्टरिस्टिक, जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन ही कराया गया एक वैरायटी को उसी वैरायटी के साथ, किसी में क्रॉस पॉलिनेशन कराया गया एक वैरायटी को दूसरी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट के साथ। ओके, जैसे स्मूथ और रिंकल्ड सीड, येलो और ग्रीन सीड, फुल जिसमें पीस बड़े बड़े आ रहे हैं और किसी में येलो आ रहे हैं। ओके, मटर के जो पॉड्स जो होते हैं जिसके अंदर मटर रहता है वो येलो है, किसी में ग्रीन आ रहे हैं। प्लांट्स किसी के लंबे हैं, किसी के छोटे हैं। तो ये उसने एक पेयर्स बनाई, 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेस पी प्लांट को स्टडी किया, और उसमें इसने करेक्टर बताया सीड शेप के, जैसे राउंड और रिंकल। सीड कलर पीला भी है और हरा भी है। फ्लावर वायलेट आता है, वाइट आता है, दो अलग अलग। ये डोमिनेंट रेट है, ज़्यादातर ये डोमिनेंट रहता है और ये कम देर रिसेसिव हो जाता है। ओके, पॉड शेप इसमें फुल आती है, इसमें कंस्ट्रक्टेड आती है। इसमें पॉड कलर हरा आता है और ये येलो है। इसमें एक्सियल डेवलपमेंट होता है। ओके, ये देखो है, और इसमें टर्मिनल हो रहा है साइड्स में, फ्लावर जो पोजीशन है। इसमें स्टेम की हाइट बहुत ज़्यादा होती है, टॉल होती है, इसमें ड्वार्फ होती है। तो दो उसमें कैटेगरीज में बांट दिया। एक को डोमिनेंट ट्रेट कहा गया, जो कि मेनली जो डोमिनेंट करेक्टर्स रहने चाहिए प्लांट्स, और दूसरा रेसेसिव ट्रेट। उसी को उसने आगे स्टडी किया। ये देखिए, ये आपने पहले प्लांट का पढ़ा होगा, ये पेटल्स हैं, पढ़ाया था मैंने। ये स्टिग्मा, ये एंथस, ये स्टेमन, और ये कार्पल है। ओके, तो रिमूवल करा गया। ओके, एंथस को, पेरेंट को, और ये फीमेल पेरेंट, और ट्रांसफ़र किए गए पोलन्स को ट्रांसफ़र किया गया उसमें। तो ये आपके पास पीस है इस तरह के। ये देखो, सेम, सब सेम हाइट क्या है। अगर हमने डार्फ और उसको भी किया है तो भी सब, अभी आप इसमें देखना ऑब्जर्वेशन में, तो भी सबका जो क्रॉस करने पे क्या आएगा। ये देखो 7 करेक्टरिस्टिक्स, टॉलर डार्फ, फ्लावर का कलर एक्सियल और टर्मिनल, पॉड शेप्ड, पॉड कलर, सीड शेप, सीड कलर, ये 7 करेक्टरिस्टिक्स स्टडी किए गए। तो हमने एक एग्जांपल देते हैं हाइब्रिडाइजेशन का, जो मेरे मेंडल ने कैरी आउट किया था। उसने क्रॉस किया टॉल और ड्वार्फ पी प्लांट को, है ना, लंबे प्लांट को और छोटे प्लांट को उसने क्रॉस किया। उसने सीड प्रोड्यूस किए, और उस क्रॉस से जो प्रोड्यूस हुए सीड, ओके, जब क्रॉस कराया गया, मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट का क्रॉस कराया गया, जिसमें टॉल और डार्फ पी था। टॉल और डार्फ पी था जो मटर था,
एक लंबा था पौधा और एक छोटा था, उनको मेल और फीमेल जो पेरेंट्स हैं उनका क्रॉस कराया गया। क्रॉस करा के जो बीज बने उसको कलेक्ट किया और फिर उनको उगाया। क्लियर? जब कराया तो फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन आई। इस जनरेशन को फिलैल वन कहा गया, प्रोजेनी और द F1। इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया फिलियल, प्रोजेनी और F1। तो इसने ऑब्ज़र्व किया कि सब टॉल हैं, एक पेरेंट्स जैसे ही हैं। जितने पौधे आए, जबकि टॉल और डार्फ को हमने क्रॉस किया, तब भी सब पेरेंट्स जो हैं, सब ऑफस्प्रिंग जो हैं, वो सब टॉल ही आए हैं क्रॉस कराने से। ओके। जितने प्लांट्स हैं वो अपने एक पेरेंट्स पे ही गए हैं। तो इसमें क्या है कि जो F1 जनरेशन है वो किसी एक पेरेंट पे ही पूरी गई हुई है। तो मेंडल ने क्या किया? सेल्फ पॉलिनेट किया टॉल F1 को। टॉल F1 क्या किया? टॉल F1 को ही सेल्फ पॉलिनेट किया। ओके। ये जो F1 आई जनरेशन टॉल और डार्फ को क्रॉस करा के। क्लियर? किसको क्रॉस कराया? टॉल और डार्फ को क्रॉस करा के क्या जनरेशन आई? टॉल F1। तो टॉल F1 को ही टॉल F1 के साथ कराया। ओके। तब जो नेक्स्ट जनरेशन आई तो मेंडल ने सेल्फ पॉलिनेशन किया, तो जनरेशन जो ऑफस्प्रिंग्स आए उसमें वो कुछ ड्वार्फ आए। ओके। जो कि F1 जनरेशन में लिखे। F2 में क्या आया कि जो 3/4 हैं, 3/4 तो टॉल थे और 1/4 ड्वार्फ है। क्लियर हुआ? 3/4 तो टॉल आए और 1/4 ड्वार्फ आए। ओके। ये देखो F2 में, और ये टॉल F1 जनरेशन है। टॉल और डार्फ का क्रॉस किया तो फिर उसके बाद सेल्फ पॉलिनेशन किया टॉल F1 का ही टॉल F1 से। तो F2 में 3/4 तो ड्वार्फ टॉल आए और 1/4 ड्वार्फ आए। तो करीब इसमें 3:1 के प्रोपेशन में रहा ये 4th और 1/4। टॉल और ड्वार्फ को स्मॉल टी से डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके। तो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स आए, जबकि कोई ब्लेंडिंग नहीं हुई थी F1 और F2 में। सेल्फ पॉलिनेट किया गया था किसको? F1 को ही सेल्फ पॉलिनेट किया गया था। तो टॉल और डार्फ ट्रेड्स आइडेंटिकल हैं पेरेंट टाइप के, पर कोई ब्लेंडिंग नहीं शो किया। जबकि नेक्स्ट जनरेशन थी उसमें टॉल और डार्फ आया 3:1 रेशियो में। ये स्टडी किया गया मेंडल से। मेंडल ने ये स्टडी किया। ओके। तो उस ऑब्जर्वेशन से बेस्ड ऑन दीज ऑब्जर्वेशन मेंडल ने प्रपोज किया जो कि स्टेबली पास डाउन हो सकता है और जो अनचेंज्ड है गैमेट्स के थ्रू सक्सेसिव जनरेशन में, उसको बोला फैक्टर्स, जिसको हम अब बोलते हैं जीन्स। तो जीन्स क्या है? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। ओके। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस क्या है? जीन्स। तो इससे इंफॉर्मेशन पता लगी कि दे कंटेन द इंफॉर्मेशन दैट इज़ रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ओके। उसमें ये इंफॉर्मेशन थी जिससे एक्सप्रेस होता है ट्रेट ऑर्गेनिज्म के। तो जीन्स का जो कोड होता है कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट के लिए, उसको एलएलईज बोलते हैं, विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग, जो कि आपस में थोड़े से डिफरेंट है, उनको बोलते हैं एलएलईज। ऐसी जीन्स जो थोड़ा सा डिफरेंट है एक दूसरे से, और ये इंफॉर्मेशन होती है एक्सप्रेस करने के लिए पर्टिकुलर ट्रेट को, उसे बोलते हैं जीन्स। ओके। अगर हम अल्फ़ाबेटिकल सिंबल्स यूज़ करें जीन्स के लिए तो कैपिटल लेटर यूज़ किया जाएगा F1 स्टेज के लिए, और स्मॉल अल्फ़ाबेट
दूसरी ट्रेट के लिए जैसा कि मैंने अभी बताया भी था, तो टी को टॉल के लिए और स्मॉल टी को ड्वार्फ के लिए दे आर एलएलईज, तो ना डिफरेंस है, दे आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एलएलईज बोलेंगे इसको। ओके, तो प्लांट्स में पेयर ऑफ एलएलईज के लिए हाइट क्या होगी, क्या होएगा? ओके, तो जब हम इसको पेयर करेंगे, क्रॉस करेंगे, तो क्या वैरायटी आ सकती है? इसमें हमने देखा ये टॉल आ गया, ये देखो जो बताया था F2 जनरेशन में क्या आया रेशियो, 3/4 और ये 1/4, 3:1 का रेशियो आया। ओके, तो वैरायटी जो होगी टॉल और डार्क फ्री में, इसके एलएलईज को हम हाइट से अगर करें तो हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? देखो, टॉल और डार्क या दोनों डार्क, तीनों चांसेस है ना। ठीक है, एलएलईज प्लांट्स में पेयर ऑफ एलएलईज हाइट का ये होगा। तो मेंडल ने प्रपोज किया ट्रू ब्रीडिंग में टॉल और डार्क जो पी वैरायटी है एलेलिक पेयर ऑफ जीन्स में हाइट के लिए आइडेंटिकल जो हैं उनको होमोजाइगस कहते हैं। जो सेम है इनको बोलते हैं होमोजाइगस। होमो वेट ओके, ये थोड़ा सा इसको हम बोलेंगे होमोजाइगस। जैसे टी टी और टी टी एक जैसे हैं, इनको बोलेंगे होमोजाइगस, है ना, जीनोटाइप। ओके, या तो टॉल हैं या डार्फ हैं। टॉल हैं, डिस्क्रिप्टिव टर्म्स क्या होंगी? डिस्क्रिप्टिव टर्म्स हैं जैसे टॉल और डार्फ, टॉल और डार्फ हैं, इसको बोलेंगे हम फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या है? टॉल और डार्फ। और होमोजाइगस क्या है? जीनोटाइप क्या है? टी टी और टी टी। ओके, जो आइडेंटिकल एलेलीज हैं, वैरायटी एलेलिक पेयर ऑफ जीन्स ऑफ हाइट जो आइडेंटिकल हैं वो होमोजाइगस है, और इनको जीनोटाइप बोलेंगे। कैसा जीनोटाइप है? होमोजाइगस जीनोटाइप। तो मेंडल ने फाइंड आउट किया जो फिनोटाइप है F1 हिटेरोजाइगोट का जो है, फिनोटाइप जो है F1 हिटेरोजाइगोट का, टी टी जो है एग्जैक्टली टी टी पेरेंट्स है अपीयरेंस में वैसा ही है। ओके, तो उसने ये स्टडी किया जो डिसिमिलर फैक्टर्स हैं जिसमें एक डोमिनेट करता है अदर को, जैसे कि F में बनाया है, उसको बोलेंगे डोमिनेंट फैक्टर, और दूसरे फैक्टर को रेसेसिव बोलेंगे। ओके, F1 में हमने किया था, क्या किया था? टॉल और डार्फ को किया था और फिर भी सब टॉल आए, तो डोमिनेंट करेक्टर क्या हो गया? टी करेक्टर जो है वो डोमिनेंट हो गया। ओके, क्लियर हुआ? F1 में हमने क्या किया था? F1 में टॉल प्लांट को क्रॉस कराया था डार्फ प्लांट से, फिर भी जो जनरेशन थी पूरी टॉल आई। इसका मतलब डोमिनेंट करेक्टर जो है टी है और डार्फ करेक्टर रिसेसिव है। ओके, तो उसने आइडेंटिकल बिहेवियर करेक्टरिस्टिक्स को, ट्रेट्स को स्टडी किया। तो लॉजिकली हम कैपिटल लेटर के लिए इसी को यूज़ करेंगे, डोमिनेंट और रिसेसिव के लिए या डार्फ के लिए डी नहीं यूज़ करेंगे, तो याद करने में दिक्कत आएगा। ओके, इसीलिए सिमिलर करने के लिए, सेम करेक्टर के लिए हम टी की जगह डी लिखेंगे। ये सेम जीन के तो कहीं नहीं है वो करेक्टर। तो होमोजाइगोट्स में जो एलेलीज होते हैं, होमोजाइगोट्स टी एंड टी एलेलीज सिमिलर हो सकते हैं होमोजाइगोट्स में और डिसिमिलर हो सकते हैं हेटेरोजाइगोट में। ओके, जिसमें दोनों करेक्टर आ गए, डार्फ भी और स्मॉल भी। क्लियर? तो इस तरीके से उसमें एक एक करेक्टर को बताया गया कि कैसे इसमें क्रॉस होता है और कैसे हम डोमिनेंट और रिसेसिव करेक्टर पढ़ते हैं। तो टी टी प्लांट जो होता है वो हिटेरोजाइगस हो गया, क्योंकि जीन्स में एक कंट्रोल कर रहा है, हाइट को कर रहा है, तो इसको हम मोनो हाइब्रिड बोलेंगे।
और टी टी और टी टी में क्रॉस हो रहा है उसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे, क्योंकि हम एक ही करेक्टर को डील कर रहे हैं, खाली हाइट को, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोला जाएगा। तो रिसेसिव पेरेंटल ट्रेट जो होता है वो बिना ब्लेंडिंग के ही यूज़ किया जाता है एफटी जनरेशन में। ओके, उसके बाद हम देख रहे हैं कि F2 में क्या है, टॉल भी हैं और ड्वार्फ भी हैं, बड़े लंबे प्लांट भी हैं और छोटे भी हैं, और फिर वो प्रोड्यूस करते हैं गैमेट्स मियोसिस के प्रोसेस से। तो जो एलएलईज हैं पेरेंटल पेयर की सेपरेट होती हैं और अलग होती हैं एक दूसरे से, और खाली एक ही ट्रांसमिट हो पाती है। तो जो सेग्रीगेशन होता है एलएलईज का रैंडम प्रोसेस है, तो 50% चांसेस होते हैं कि गैमेट में एलएलई है क्रॉस करने के बाद कि नहीं है। ओके, तो इन दिस वे गैमेट्स ऑफ टॉल प्लांट्स हैव द एलएलई टी एंड द गैमेट्स ऑफ डार्क प्लांट्स जो होते हैं उनमें एलएलई टी होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, दोनों टी जो होते हैं एलएलईज होते हैं, टी फ्रॉम वन पेरेंट हो गया पोलन के थ्रू, और टी फ्रॉम अदर पेरेंट हो गया। फिर थ्रू एग क्या होता है, ये यूनाइट हो जाते हैं और जाइगोट बना लेते हैं। अब उनमें टी भी है और टी भी है, तो हाइब्रिड में दोनों वैरायटी है। ओके, स्मॉल भी और ड्वार्फ भी, लॉन्ग भी और ड्वार्फ भी। तो हाइब्रिड कंटेन एलिज विच एक्सप्रेस कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स दोनों आएंगे, तो उसे हेटेरोजाइगस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हेटेरोजाइगस। तो प्रोडक्शन जो होता है गैमेट्स का पेरेंट्स से बाय द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो F1 और F2 प्लांट्स हैं, उनको हम डायग्राम जिससे पन्नेट स्क्वायर बोलते हैं उससे भी समझ सकते हैं। ये बनाया था रेगिनाल्ड पन्नेट ने, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें प्रोबेबिलिटी है जीनोटाइप की ऑफस्प्रिंग्स की जेनेटिक क्रॉस में। तो पॉसिबल जो गैमेट्स होते हैं वो रिटर्न गए हैं दोनों साइड में और टॉप में रो और लेफ्ट में। तो जितने कम्बिनेशन हैं वो स्क्वायर्स में आ जाते हैं। पनेट स्क्वायर में वो शो कर रहा है पेरेंटल टॉल मेल और ड्वार्फ टीटी फीमेल प्लांट्स। तो गैमेट्स जो प्रोड्यूस होंगे उसमें F1 टीटी प्रोजीनी और F1 प्लांट्स ऑफ जीनोटाइप जो हैं टीटी को फिर क्रॉस पॉलिनेट करेंगे, और मेल फीमेल को इस तरह से डोनेट किया जाता है, डिनोट किया जाता है। ओके, ये फीमेल है और ये मेल सिंबल है। ओके, तो मेल पोलन जो F1 जनरेशन का है, तो F1 प्लांट जो जीनोटाइप टीटी है उसको सेल्फ पॉलिनेट किया और नेक्स्ट गैमेट प्रोड्यूस हुए जिसमें टी और टी इक्वल प्रोपोर्शन में हुआ। तो उसके आगे जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो पोलन ग्रेन्स का जो जीनोटाइप है उसमें 50% चांसेस हैं कि वो पॉलिनेट करेंगे एग्स को जीनोटाइप टी वाले को ही, और साथ में जीनोटाइप टी को भी, तो 50% चांसेस हैं। और साथ में टी में भी चांसेस 50% चांसेस हैं जीनोटाइप टी के लिए। ये देखिए, ये पनेट स्क्वायर इसमें फिनोटाइप एक बना हुआ है, ये अभी हमने इसमें स्टडी किया था टॉल और डार्फ का। ये देखो, ये रहा टी टॉल और डार्फ, ये गैमेट्स हैं, ये भी गैमेट्स हैं, इनको क्रॉस किया तो ये F1 जनरेशन में आए सभी टॉल, पर टी करके आए। ओके, सभी टॉल आए। फिर उन टॉल को किया किस में, हमने FT में टॉल को डार्फ से किया था F1 में, याद है, तो सभी टॉल आए थे। ओके, टॉल को डार्फ से किया था, है ना, तो क्या आया था, सभी टॉल आए थे। फिर सेल्फ को किया, फिर टॉल इनटू टॉल किया, तो क्या रेशियो आया था, 3:1, टॉल और ड्वार्फ का। क्लियर, ये ध्यान है आपको। एक मिनट, एक बार फिर से मैं लिख देती हूँ। ये देखिए, टॉल और डार्फ किया तो टॉल आया, फिर ये सेल्फ पॉलिनेट किया टॉल को टॉल से, तो
डार्क का 3:1 रेशियो में आया था। ओके, ये वही है, टॉल को टॉल से किया, फिर ये गैमेट्स आ गए, ये F2 जनरेशन आ गई। ओके, तो उसमें ये टॉल आया, इसमें ये करेक्टर आया, इसमें मिक्स करेक्टर आया, और ये एक ड्वार्फ आया। तो फिनोटाइपिक रेशियो कितना था? 3:1। और जीन्स का क्या रेशियो है? जीन्स में ये जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 आया। ये देखिए, और स्मॉल आया। और फिनोटाइपिक मीन्स जो फिज़िकली आप उसका जो डेवलपमेंट देखोगे, फिज़िकली 3:1 रेशियो आया, टॉल और ड्वार्फ। ओके, तो इस तरह से हमने इसको स्टडी किया। पनेट स्क्वायर में यूज़ किया गया टिपिकल मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ट्रू ब्रीडिंग टॉल प्लांट्स और ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ प्लांट्स में। ओके, ये देखो फिनोटाइप और जीनोटाइप हमने बताया था, जिसमें TNT को जीनोटाइप है, TNT क्या है? जीनोटाइप है। और जबकि डिस्क्रिप्टिव टर्म जो है टॉल या डार्फ कितने रहे। क्रॉस असल में इतना हुआ, क्रॉस जो हुआ वो कैसे हुआ? इस तरीके से। तो ये तो आपका क्या है? जीनोटाइप हो गया। और टॉल और डार्फ जो हैं वो फिनोटाइप हो गए। ये आपका जीनोटाइप है। और ये आपका फिनोटाइप। क्लियर हुआ? इस तरीके। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं कि कुछ भी हम ओके। तो 50% जो है, ये देखिए, तो फर्टिलाइजेशन जब होता है तो पोलन ग्रेन्स का जो जीनोटाइप होता है उसमें 50% चांस होते हैं पॉलिनेट करने के एग्स को और फिनोटाइप टी को एज वेल एज जीनोटाइप टी को, है ना। स्मॉल हो चाहे डार्क हो, 50% चांसेस होते हैं उसको पॉलिनेट होने के। ओके, तो रिज़ल्ट क्या हुआ? रैंडम फर्टिलाइजेशन से जाइगोट में जीनोटाइप ही आ गया, TT और TT। तो पनेट स्क्वायर से हम इजीली देख लेते हैं कि 1/4 जो रैंडम फर्टिलाइजेशन है उससे कैपिटल TT मतलब लॉन्ग जो प्लांट्स हैं वही आए, और हाफ में TT आया और 1/4 में TT आया। ओके, तो फिनोटाइप और जीनोटाइपिक का इसमें दिया। तो आज जो इतना मैंने आपको क्लियर किया, क्योंकि और ज़्यादा सबको एक साथ लूँगी तो यू शुड बी कंफ्यूज्ड। तो अभी आज के लिए इतना ही। फिर उससे अगला जो है कि इसमें कितना जनरेशन टू जनरेशन कितना जीन्स ट्रांसफ़र होता है, कितने करेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं, इसको हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप you all were understanding it very well. So please like, share and subscribe. Okay, thank you.